हमने आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक चार्ट बनाया था सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, जिसमें हार्ड कॉपी में प्रिंटर हमारा ये डॉट मैट्रिक्स हमने एक्सप्लेन किया था, इंकजेट भी एक्सप्लेन किया था। हम आज देखेंगे लेजर प्रिंटर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए लेजर प्रिंटर वाली स्लाइड में यहाँ पे फोकस करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये प्रिंटर के हमने टाइप्स देखे थे, यहाँ पे अलग अलग डॉट मैट्रिक्स वगैरह। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्या स्पेशलिटी, इट इज ए कैरेक्टर प्रिंटर एंड इसको सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है। इसके हमने कुछ ये आपको इमेज बनी यहाँ पे दिखाई थी, ये कैसे किस प्रकार की इमेज रहती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। उसके बाद हमने ये फीचर्स देखे थे। फीचर्स क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के, इट हैज स्लो स्पीड, ओके, 30 to 60 words in per second, one मिनिमम 1 मैक्सिमम 18 ppm। यहाँ पे ppm का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, पेज पर मिनट, ओके। इसकी ये कैसा है, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट देता है, क्योंकि ये कलर प्रिंटर नहीं है। ये ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट डिवाइस है, जिससे हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट मिलती है। नॉइस स्लिप प्रिंटिंग क्यों नॉइस करता है, ये आवाज को पता है प्रिंटर, क्योंकि इसमें हैमरिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें जो टाइप राइटिंग जैसे जो ये होती है पिन्स होती है, वैसी पिन्स इसमें भी होती है। लिमिटेड यूज होता है, स्पेशली ये सब लोग इसको यूज नहीं करते, क्योंकि ये स्पेशल। तो मैं बाकी लोगों को ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड में ऑल किया है सबको, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर ये क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। इसमें नोजल्स वगैरह होते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर की इमेज हमने यहाँ पे देखी थी। तो इस प्रकार का इंकजेट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर की सबसे बड़ी ये क्या है कि ये प्राइस में कम होते हैं, मगर इनका जो आउटपुट कॉस्ट जो होता है, यानी कि एक पेज प्रिंट की कॉस्ट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। यानी इसकी एक 3 से 5 रुपए के बीच में इसकी एक कलर कॉपी आपको मिलती है पर कॉस्ट के हिसाब से, जब आप देखते हो इसे। तो ये जब आप परचेस करने जाओगे तो ये आपको 3 या 4 हजार रुपए में या 5,000 से कम इसकी कीमत है इस प्रिंटर की, मगर इसकी आउटपुट कॉस्ट जो है ये ज्यादा है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, टोनर होता है, इंक भी जो होती है कलर इंक जिसमें टोनर में होती है, जिससे ये टोनर यदि आप कंटिन्यूसली इसको यूज करते हो तो ये अच्छा रहता है। अदरवाइज इसको आप डिसकंटिन्यूसली या कभी कभार आप इसको यूज करते हो तो टोनर बहुत जल्दी खराब हो जाता है और उसके रिफिलिंग के लिए काफी खर्चा आता है। यानी कि ये मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, मगर किसी को काम अगर लिमिटेड है तो ये इसको परचेस करना बेनिफिशियल रहेगा। ओके, इसकी स्पीड जो होती है वो 120 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। 90 to 20 पेजेस ये पर मिनट में प्रिंट करके देता है। रेजोल्यूशन इसका 300 तो 350 के डीपीआई में होता है। डीपीआई मींस डॉट पर इंच, ओके, हायर देन द डॉट मैट्रिक्स। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से इसकी स्पीड ज्यादा है। ओके, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यानी कि जैसे कि डॉट मैट्रिक्स में जो पिंस होती है वैसी पिंस इसमें नहीं होती। इसमें इंक को स्प्रेड करने का काम किया जाता है। कार्ट्रिज में जो इंक होती है उसको स्प्रे किया जाता है पेज के ऊपर, इसलिए इसको क्वाइट इन ऑपरेशन प्रिंटर भी कहा जाता है। यूज कलर कार्ट्रिज होते हैं इसमें छोटे छोटे। आप मैं इमेज दिखाऊंगा आपको कार्ट्रिज कैसे किस प्रकार का होता है और इंक टैंक किस प्रकार का होता है वो, ठीक है। आइडियल फॉर होम एंड स्मॉल बिजनेसेस। अगर ज्यादा कुछ काम नहीं है दिन में, अगर आप 1-2 प्रिंट निकालते हो तो ये उसके लिए आइडियल है, ओके, प्रिंटर। अब हम नेक्स्ट प्रिंटर को देखेंगे जो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को, इसकी मीनिंग को समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। जो है लेजर प्रिंटर है, इट इज अ पेज प्रिंटर, ओके। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझ लेना है, इट इज अ पेज प्रिंटर। इससे पहले वाले जो प्रिंटर थे वो क्या थे, कैरेक्टर प्रिंटर थे, मगर ये पेज प्रिंटर। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको पेज प्रिंटर, क्योंकि ये क्या करता है, एक ही टाइम में सब पेज में जितना मैटर है वो सभी मैटर को एक साथ प्रिंट करता है। मगर इससे पहले वाले जो प्रिंटर थे वो क्या करते थे, हर एक कैरेक्टर को सेपरेटली या अलग अलग से वो प्रिंट करते थे। मगर लेजर प्रिंटर ऐसा नहीं है, एक बार वो स्कैन कर देता है, पूरी पेज को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद ही क्या करता है, एट अ टाइम
ओके, विच प्रिंट वन पेज एट अ टाइम, एक ही टाइम पे सब पेज में जितना मैटर है सभी को एक साथ ही प्रिंट करता है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर कहा जाता है। आप लोगों ने जेरोक्स मशीन देखी होगी, जेरोक्स मशीन में सबसे पहले क्या होता है, आपको वो जेरोक्स मशीन वाला जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पहले मिरर पर रखता है, मिरर पर रखने के बाद वो स्कैन होते रहता है। ओके, स्कैन होने के बाद ऑटोमेटिकली जेरोक्स निकलती है, ये इसी प्रकार का प्रिंटर होता है। ओके, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिंटर आर, अब इस प्रिंटर के मेन 4 कंपोनेंट्स है, वो कौन से हम देखेंगे। ओके, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिंटर्स आर लेजर बीम, सबसे पहले ये कंपोनेंट है लेजर बीम, यानी जो बीम लाइट जो पेज के ऊपर से या डॉक्यूमेंट के ऊपर से गुजरती है या उसको स्कैन जो करती है उसको कहा जाता है लेजर बीम। ओके, सोर्स। नेक्स्ट है मल्टी साइडेड मिरर, यानी कि उस इस प्रिंटर में क्या होता है, एक मिरर होता है या टू साइड मिरर होता है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट मिरर आप उसको कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट मिरर होता है। ओके, नेक्स्ट है फोटो कंडक्टिव ड्रम। ओके, इसमें एक फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है और टोनर भी होता है, टोनर जिसमें इंक होती है, उसको हम टोनर भी कहते हैं। ठीक है, लेजर बीम, मिरर, ड्रम और टोनर, ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी लेजर प्रिंटर में। ओके, ये 4 कंपोनेंट्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कंसंट्रेट करो। 4 कंपोनेंट्स कौन से, एक तो है लेजर बीम, दूसरा है मिरर, तीसरा है ड्रम और चौथा है टोनर। ये 4 कंपोनेंट्स इस लेजर प्रिंटर में होते हैं। द प्रिंटर प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट एंड गिव्स एक्सीलेंट ग्राफिक्स आर्ट क्वालिटी हैविंग 600 टू 1200 डीपीआई। ओके, अब ये जो प्रिंट, इस प्रिंटर से जो प्रिंट निकलती है या जो कुछ आउटपुट निकलता है वो कैसे, उसकी क्वालिटी कैसी, तो वेरी हाई होती है अदर देन प्रीवियस टू प्रिंटर्स। ओके, जो इससे पहले वाले जो प्रिंटर्स थे उनके तुलना में इस प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है, इस प्रिंटर की जो आउटपुट निकल के आता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ग्राफिक्स यानी कि कोई भी चार्ट हो, ग्राफ हो या इमेज हो, ये बहुत ही क्लियरली आपको मिलती है। क्योंकि क्यों मिलती है, क्योंकि इसकी डीपीआई जो है वो 600 से लेके 1200 के बीच में होती है। अब ये प्रिंटर जिस प्रकार का है, जिस कंपनी का है, उसके हिसाब से ये डीपीआई चेंज होते रहता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रिंटर की डीपीआई बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसकी जो आउटपुट क्वालिटी है वो अदर देन प्रीवियस प्रिंटर से बहुत ही अच्छी होती है। The printer is very quiet in operation because it is a non-impact printer. ये भी एक non-impact printer है। क्यों, ये आवाज नहीं करता, जेरॉक्स मशीन का आवाज नहीं आता, ये आपने देखा होगा, या किसी जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसका भी आवाज ज्यादा नहीं आता एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स में हैमरिंग की प्रोसेस होती है, मगर इस प्रिंटर में हैमरिंग की प्रोसेस नहीं होती है। द प्रिंटर इज वेरी क्वाइट इन ऑपरेशन बिकॉज इट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, क्योंकि हैमरिंग प्रोसेस नहीं होती है, और हैमरिंग प्रोसेस नहीं होती है इसीलिए ही इसको क्या कहा जाता है, इट इज अ क्वाइट इन ऑपरेशन। The drum attracts an ink toner on the exposed area. जो ड्रम और टोनर है वो क्या करते हैं, इंक को, इंक का मैनेजमेंट करते हैं। ड्रम टोनर जो होता है वो इंक रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। The image is transferred to the paper which comes in contact with the drum. अब ये जो ड्रम, टोनर, पेज और जो जो आपने कमांड दी है जिसकी आपको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के लिए एक साइड से ड्रम, दूसरी साइड से टोनर ये काम करते हैं, और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए ये दोनों कंटेंट हेल्पफुल रहते हैं। द प्रिंटर इज फास्टर इन स्पीड देन एनी अदर प्रिंटर्स, जो इससे पहले वाले जो प्रिंटर्स थे उनके मुकाबले में ये कैसा है, बहुत ही फास्ट होता है स्पीड के तुलना में, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है ये 1 मिनट में कितना पेजेस प्रिंट करता है इसके बेस पर किसी भी प्रिंटर की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने का काम किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो लेजर प्रिंटर होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे किस प्रकार से लेजर प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो या अपने कॉलेज में हो या अपने कंप्यूटर लैब में भी यही इस प्रकार का ही प्रिंटर है। आप जब आओगे कंप्यूटर लैब में तो मैं मेरे या अपने लैब में जो है
ये इसी प्रकार का लेजर, मगर ये क्या नाम का है, क्या नाम का अपने लैब में प्रिंटर है, आपको मैं डेमो दिखा दूंगा। ओके, अब इस लेजर प्रिंटर के कुछ फीचर्स हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट फीचर इज दैट इट इज अ लेजर लाइट बीम। ओके ओके, इसमें क्या है कि एक लेजर लाइट होती है जो पूरी पेज को स्कैन करने के लिए यूज की जाती है। इट हैज वेरी हाई स्पीड, लोअर स्पीड प्रिंटर 2 to 12 ppm। जो इसमें कैसा होता है कि बहुत बड़े स्पीड के भी होती है, लोअर स्पीड के होते हैं, हायर स्पीड के होते हैं, और जो ऑफिस में होते हैं उसको लोअर स्पीड प्रिंटर यूज किया जाता है, स्पेशली लेजर प्रिंटर। और जो बड़े ऑफिस होते हैं या जो जेरोक्स वाली जो दुकान होती है उसमें भी जो लेजर प्रिंटर यूज किए जाते हैं वो हाई स्पीड के होते हैं। उनकी स्पीडिंग कैपेसिटी कैसी रहती है, जो लोअर स्पीड के प्रिंटर होते हैं वो 2 से 12 या पीपीएम उनकी स्पीड होती है, या हाई जो स्पीड के प्रिंटर होते हैं उनकी पीपीएम जो है 500 से 1000 पीपीएम तक होता है। ठीक है, इट हैज वेरी हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि इनके जो रेजोल्यूशन है वो 60 to 1200 डीपीआई तक होता है। ओके, इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। ये जो प्रिंटर होती है इस प्रिंटर से कोई भी चार्ट हो, ग्राफ हो, तो वो उसकी क्लैरिटी जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है जब आप इस प्रकार का प्रिंटर यूज करते हो तो। ओके, इट इज अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइज एंड टाइप्स। अब ये मार्केट में आज अगर आप देखते हो तो बहुत अलग अलग वैरायटीज में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्या नाम है, एचपी है, एप्सॉन है, ब्रदर है। ये बहुत जो पॉपुलर कंपनीज है प्रिंटर के बारे में, जो बहुत अच्छी तरह से प्रिंटर बनाती है। स्पेशली आज मार्केट में जो एप्सॉन कंपनी है वो बहुत चलती है। उसके बाद उसको उसके कंपैरिजन में एचपी भी है और ब्रदर भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा रेट और क्वालिटी के हिसाब से ये लेजर प्रिंटर बनाए जाते हैं, साइज कम ज़्यादा की जाती है। कुछ फंक्शंस अभी तो प्रिंटर कैसे आते हैं कि वायरलेस प्रिंटर है, ब्लूटूथ वाले प्रिंटर है, बाद में बहुत ही अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रिंटर आज मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट कम से कम 10,000 के आगे है। 10,000 में या 10,000 के आगे अगर आप प्रिंटर लेते हो तो बहुत एडवांस वाला प्रिंटर आपको मिल सकता है। ठीक है, इट इज वेरी कॉस्टली दैन इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स। जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनकी कॉस्ट इन दोनों की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये इनकी स्पीड अच्छी होती है, इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। आज मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज में जो मिल रहा है प्रिंटर मिलता है, अलग अलग फैसिलिटीज उसके अंदर होती है। जैसे आप फैसिलिटीज लेना चाहोगे उसी प्रकार से इस प्रिंटर की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। वायरलेस लेना है तो उसकी कॉस्ट 2 या 3,000 से ज्यादा होती है विदाउट वायरलेस की तुलना में। इट इज अ पेज प्रिंटर। ये पेज प्रिंटर है, एक ही साथ में एक ही टाइम पर सब पेज को प्रिंट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिक फीचर्स इसको कहिए, तो ये लेजर प्रिंटर के बारे में है। तो यहाँ पे प्रिंटर वाला जो पॉइंट है वो हमने कवर कर लिया है। ये देखो, इस हमें समझना था जो कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम में हमने इनपुट डिवाइसेस को कवर किया, ये सब इनपुट डिवाइसेस को कवर किया, आउटपुट डिवाइसेस में ये सब आउटपुट डिवाइसेस को कवर किया। हमें जो कंप्यूटर की पूरी ब्लॉक डायग्राम को समझना है उसके दो एंगल को सबसे पहले हमने समझ लिया है। बाकी जो नेक्स्ट एंगल जो है मेमोरी वाला एंगल समझ लेंगे, और बाद में जब आप इसको ये तीन कंटेंट्स को यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी को समझने के बाद जब हम फोकस करेंगे कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम को, तब आप एक्चुअल में आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिफाई होगा कि हर एक डिवाइस के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, जो वर्किंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक डिवाइस कंप्लीट करने के बाद ही जब सीपीयू या कंट्रोल यूनिट में एक्चुअल प्रोसेसिंग कैसी है, कंट्रोल यूनिट कैसे सब की तरफ से यानी कि आउटपुट की तरफ से, इनपुट की तरफ से और मेमोरी की तरफ से कैसे काम करके लेता है, ये सीपीयू की कैसे जिम्मेवारी होती है, कैसे ये काम करता है, ये सब बातें समझ में आएंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो मेमोरी वाला पार्ट को सबसे पहले कवर करेंगे। मेमोरी पार्ट में हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। प्राइमरी मेमोरी में रीड ओनली मेमोरी और रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसको आप रैम कहते हो और रोम कहते हो। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी आते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो किया है ये इससे दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। मेमोरी वाले पॉइंट को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अभी।
तो आइए चलिए मैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड को ओपन कर देता हूँ, मेमोरी वाली स्लाइड। हम इसको इस स्लाइड को देखेंगे मेमोरी। तो हम यहाँ पे नया कंटेंट आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीक में हम इस मेमोरी वाली कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। मेमोरी वाला कंटेंट एक दो तीन लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक या यूनिट कहेंगे, जिसका नाम है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम अभी से स्टार्ट करते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी की जो मीनिंग है, किसे कहेंगे मेमोरी। ओके, तो उसको समझ लेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मेमोरी क्या है, मेमोरी किसको कहेंगे, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट इस स्लाइड पे आपको दिखाइएगा। तो कंसंट्रेट करो इस स्लाइड के ऊपर, हम वन बाय वन सेंटेंस रीड करेंगे, उसको समझ लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला सेंटेंस है मेमोरी मीन्स कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। अब मेमोरी क्या है, एक मेमोरी एक क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को ही कहा जाता है मेमोरी। इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। ये कैसे, ये मेमोरी क्या है, जिस प्रकार से किसी भी मानव की जो मेमोरी होती है, ब्रेन जो होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए ब्रेन होता है। आपके ब्रेन में, मेरे ब्रेन में क्या होता है, कुछ डेटा हम सेव करके रखते हैं, हमारे स्मरण में होता है, हम उसको याद रखते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो ब्रेन का काम करने वाला जो पार्ट है उसको आप मेमोरी कहोगे। ओके, इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। A computer system needs a a computer system needs a certain amount of storage capacity for running programs and storing data. अब आपको अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि आपको आपके ब्रेन की क्या जरूरत है, विदाउट ब्रेन वाला कोई आदमी है क्या अपने क्लास में, विदाउट ब्रेन वाला? क्योंकि जब आदमी का जन्म होता है तो उसके साथ ब्रेन भी होता है, तो विदाउट ब्रेन जैसे आदमी काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम भी काम नहीं कर सकता। हमारा ब्रेन का क्या काम होता है, हमारे ब्रेन में कुछ डेटा या कुछ यादें होती है, वो स्टोर करने का काम होता है ब्रेन में या मेमोरी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कंप्यूटर, हम ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर को एक स्टोरिंग कैपेसिटी की जरूरत होती है। स्टोरिंग कैपेसिटी की जरूरत क्यों होती है, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि फॉर रनिंग प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स को रन करने के लिए एंड डेटा को स्टोर करने के लिए किसी भी कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या बता रहा है आपको, कंप्यूटर सिस्टम नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी फॉर रनिंग प्रोग्राम्स एंड स्टोरिंग डेटा। प्रोग्राम को रन करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए किसी भी कंप्यूटर में मेमोरी की एक पर्टिकुलर मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत होती है, ठीक है। मेमोरी इज अ होल्डिंग एरिया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, मेमोरी क्या है, एक होल्डिंग एरिया है। अदरवाइज होल्डिंग एरिया ये वर्ड आपको यूज नहीं करना है, तो आप स्टोरिंग स्पेस भी कर सकते हो। मेमोरी इज अ होल्डिंग एरिया और स्टोरिंग स्पेस फॉर डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड ओएस। अब ये क्या है, मेमोरी क्या है, एक ऐसी जगह है जिस पर या एक ऐसा स्पेस है कि जिस पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्या स्टोर किया जाता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी डेटा हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हो, या कोई भी प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर, कोई भी किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसमें यहाँ पे मैंने सेट ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड ओएस, यहाँ पे ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी एक ऐसी होल्डिंग एरिया या स्टोरिंग स्पेस है जिसमें डेटा को सेव करके रखा जाता है, किसी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखा जाता है, किसी इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखा जाता है, और किसी सेट ऑफ प्रोग्राम यानी जिसको आप ओएस कहते हो, ओएस को ही सेव करके रखा जाता है। ऐसे ऐसा जो स्टोरिंग स्पेस है या होल्डिंग एरिया जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, उसको आप कहेंगे मेमोरी। ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ चिप। अब ये किस स्वरूप का होता है, ऐसे डब्बा तो नहीं होता, एक चिप होती है, एक चिप के स्वरूप में होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप के स्वरूप में ये मेमोरी होती है, विच इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड में कनेक्ट की जाती है। ये क्या है, एक चिप है जो चिप मदरबोर्ड में कनेक्ट की जाती है। ओके, मेमोरी ऑफ, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे।
यहाँ से स्टार्ट होता है वो। अ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, अ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। अब ये क्या है, मेमोरी कहाँ से डेटा को रिसीव करता है, तो इनपुट डिवाइसेस को, जो इनपुट डिवाइसेस द्वारा जो डेटा फीड हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको रिसीव करने का सबसे पहला काम जो करता है वो मेमोरी करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये पैराग्राफ कंप्लीट करने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। पहले एग्जांपल समझ लो। आपको क्या करना है, कंप्यूटर सिस्टम पर 2+2 ये करना है, यानी कि 2+2 कितना होता है, ये एक्टिविटी आपको कंप्यूटर में करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कंप्यूटर ऑन करोगे। कंप्यूटर ऑन होने के बाद जहां पर भी आपको वो न्यूमेरिकल कीज दिखेगी वहां पे आप क्या करोगे, 2 प्रेस करोगे। ओके, एक्सेल में आपको ये करना है, ठीक है, एक्सेल में करना है। जब आप कीबोर्ड पर 2 प्रेस करोगे, वो 2 जो आपने प्रेस किया है वो आपके मॉनिटर या जो स्क्रीन है उसके सामने दिखाई देगा आपको। ओके, जब आप एक्सेल में आपने इसको स्टार्ट किया होगा तो किसी एक्सेल के किसी सेल में वो 2 आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 प्लस का साइन प्रेस करना है। आपने प्लस का साइन भी प्रेस किया तो वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने 2 प्रेस किया, 2+2 करना है तो लास्ट वाला 2 आपने प्रेस किया, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे समझ लेने की बात ये है कि जब आप कीबोर्ड पर कुछ की प्रेस करते हो तो वही की आपको मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई देती है। जब आपने कीबोर्ड पर प्रेस की, कितने सेकंड में वो आपको दिखाई दिया स्क्रीन के, बहुत कम समय में आपको वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। जब आप कीबोर्ड में कुछ की टाइप करते हो तो वो होल्ड करने का जो काम होता है, किसी भी डेटा को होल्ड करने का या पकड़ के रखने का जो काम होता है, ये मेमोरी द्वारा होता है। ओके, मेमोरी क्या करती है, कीबोर्ड या कोई भी इनपुट डिवाइसेस हो, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो कुछ इनपुट मिल रहा है कंप्यूटर सिस्टम को, उसको होल्ड करके रखने का काम ये मेमोरी करता है। उसके बाद तब तक होल्ड करके रखता है जब आपको क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर 2+2 करना है। अभी आपने 2+2 ऐसा ही लिखा है, इंटरप्रेस नहीं किया है या इसका रिजल्ट आपने नहीं देखा है। जब आप इंटरप्रेस करोगे एक्सेल में तो आपको उसका रिजल्ट आएगा 4। ये हो गया रिजल्ट 4। जब आपने ये जो पूरी एक्टिविटी की ना, 2+2=4, ये सब डेटा को पकड़ के रखने का काम मेमोरी करता है। इंटरनल स्टोरेज में इंटरनल जो एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी होती है मेमोरी की। ओके, जब यूजर कुछ काम करता है तो उसको उस काम को पकड़ के रखना, और तब तक पकड़ के रखना जब तक अदर इंस्ट्रक्शन या अदर कमांड नहीं मिलती। अब 2+2 पकड़ के रखा उसने, आपने इंटरप्रेस किया तो रिजल्ट आया 4। ये भी कंप्यूटर की मेमोरी कुछ हद तक ये काम कर रहा है कि आपकी जो डेटा है उसको स्क्रीन के ऊपर पकड़ कर रख रहा है। जब आप 2+2=4 आपने रिजल्ट किया, और जब उस फाइल को जब आप सेव करोगे, जिस पर आपने काम किया है, यानी कि 2+2=4 किया है, उस फाइल को जब आप सेव करोगे, सेव करने के बाद जो फाइल लोकेशन आपने दिया है, उस फाइल लोकेशन पर भी ये मेमोरी काम कर रहा है। वो फाइल लोकेशन पर भी मेमोरी क्या करता है, उसको सेव करने का काम इस मेमोरी में ही किया जाता है। तो बहुत ही क्रिटिकल, जब आप इसको सोचोगे ना तो ये आपको अपने आप को आपको समझ में आएगा। अब हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ये क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है एंड स्टोर देम। उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कब तक, टिल दे आर नीडेड बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जब तक अदर पार्ट जो होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस होती है या कुछ अदर पार्ट जो होते हैं, उनको जब तक जरूरत नहीं है इस डेटा की, तब तक ये मेमोरी क्या करता है, उस डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ओके, once the instruction are executed, once the instruction are executed, जब इंस्ट्रक्शन या कोई भी कमांड जब आप उसकी अमल बजावनी करते हो, वो काम कर देते हो, the results are transferred temporarily to memory। अब जो रिजल्ट, जो कुछ आपने कमांड दी, कमांड देने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को क्या करता है, द रिजल्ट्स आर ट्रांसफर्ड टेम्पररी टू मेमोरी। अब वो जो रिजल्ट है वो सीपीयू या कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसी रिजल्ट को फिर से मेमोरी के पास भेजता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल यूनिट। सेंट्रल यूनिट के कंट्रोलिंग में जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी को भेजा जाता है जो कुछ रिजल्ट आता है। ठीक है, देन
the memory transfers then the memory transfers the result to output device. उसके बाद जब जो रिजल्ट जो मेमोरी के पास आया है अंडर द कंट्रोल यूनिट के अंदर, उसके बाद क्या करता है, वही मेमोरी उस रिजल्ट को किसकी तरफ भेजता है, तो आउटपुट यूनिट्स की तरफ उस रिजल्ट को भेज देता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, जब जो कुछ प्रोसेस खत्म होती है, जो कुछ आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके बारे में, जो कुछ एक्टिविटी होती है या प्रोसेस होती है, वो खत्म होने के बाद द कंप्यूटर स्टोर्स एंड कीप द रिजल्ट्स ऑन डेटा फॉर फ्यूचर्स। अब कंप्यूटर क्या करता है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो डेटा है उसको स्टोर करके रखता है, या वो अच्छी तरह से उसको रख देता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर यूज के लिए उसको काम में लाया जा सके। द रिजल्ट और डेटा स्टोर्ड इन विच एरिया इज कॉल्ड अ मेमोरी। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आता है या जो कुछ डेटा स्टोर किया जाता है, उस डेटा और रिजल्ट के जो एरिया होता है जहां पर उसको सेव करके रखा जाता है, उस सेविंग एरिया को या स्टोरिंग एरिया को ही मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। मेमोरी कैन बी, थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, मेमोरी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट। मेमोरी किसमें मेजरमेंट किया जाता है, किस यूनिट में मेमोरी को मेजरमेंट किया जाता है, तो उसका नाम है बाइट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेमोरी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट। मेमोरी किसमें मेजर की जाती है, तो बाइट्स में किया जाता है, BYT। ये वर्ड यहाँ पे आपको फोकस करना है, एमसीक्यू के लिए इसको बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, मेमोरी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, the memory of computer system can be classified into primary memory and secondary memory। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उस सभी मेमोरी को हम दो टाइप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू RAM, ROM एंड CMOS। जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, एक है RAM, दूसरा है ROM और तीसरा है CMOS। The secondary memory is classified as per the various types of the devices। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको अलग अलग डिवाइसेस के बेस पर, जितने डिवाइसेस है उनके बेस पर हम अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग पार्ट्स में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज पर द डिवाइसेस। हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट के माध्यम से आपको बहुत इजीली इसको समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे जाएंगे। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर में जो यूनिट होते हैं, मेमोरी की जो यूनिट होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये चार्ट आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए, इस पर एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है। ये चार्ट आपको यहाँ पे रीड ही करना है। यहाँ पे जो मेमोरी होती है, मेमोरी की हर एक सेल, आप ये सेल क्या होती है ये इतना डीपली हमें नहीं जाना है। मेमोरी जो 01 जो बाइनरी कोडेड लैंग्वेज में होती है, तो यहाँ पे 0 एंड 1 इसको सिर्फ बिट कहा जाता है। 0 यानी एक बिट होता है, या 1 यानी एक बिट होता है। ओके, मेमोरी सेल्स, अब हर एक मेमोरी डेटा स्टोर के लिए एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस होता है। मेमोरी में सेल होती है, सेल का हर एक इंडिविजुअल सेल का एड्रेस होता है। अब ये सेल एड्रेस, मेमोरी वाइज एड्रेस में इतना डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे आपको यही समझना है कि जो बाइनरी कोडेड डिजिट्स है 0 एंड 1, उसको मेमोरी के टर्म्स में बिट कहा जाता है। 0 को, एक 0 अगर होता है तो उसको बिट कहा जाता है, या 1 होता है तो उसको बिट कहा जाता है। ऐसे 4 बिट्स अगर होते हैं, यानी कि 4 बिट्स 0 4 बार 0 अगर होता है, या 4 बार 1 अगर होता है, तो ऐसे 4 बिट्स को एक निब्बल कहा जाता है। 4 बिट्स को एक निब्बल। ओके, अगर 2 निब्बल या 8 बिट्स अगर होते हैं, 2 निब्बल्स और 8 बिट, तो उसको 1 बाइट कहा जाता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निब्बल, अदरवाइज 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब सेल की यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है यूनिट मेजरमेंट का, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निब्बल, अदरवाइज 8 बिट्स। ओके, जब आप 1024 बाइट्स जब होते हैं तो उसको कहा जाता है किलो बाइट्स। ओके, किलो बाइट इज इक्वल टू 1
1024 बाइट, उसको आप कहेंगे 1 किलोबाइट, इसको आप केबी भी कहते हैं। 1024 केबी इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। अब यहाँ पे सब ये आपको क्लासिफिकेशन मेमोरी यूनिट्स की जो है, मेमोरी की जो यूनिट्स है, इसको हमने यहाँ पे स्लाइड पर कवर किया है। आप स्टार्ट कहाँ से किया है, बिट से, तो इवन बाइट से हमने यहाँ पे एंड किया है। ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस गीगाबाइट तक याद रखना है, टेराबाइट तक, हाँ टेराबाइट तक याद रखो आप, बाकी की ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना डिटेल पूछा नहीं जा सकता। तो आप ये कितना, इसकी मेजरमेंट कैसा है, इसके यूनिट कैसे है, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। 1 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1 GB में कितने MB होते हैं, या 1 MB में कितने KB होते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, ये आपको MCQ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम आगे वाला डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। हमारा ऐसे 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट में ये पूरा नहीं होगा, हम कल से इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं, कल ऑन टाइम फिर से इसी कंटिन्यू को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का